नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, विधि विज्ञान के इतिहास के पिछले कड़ी में हमने भारत में हिंदू कालखंड के पुरातन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में कुछ जानकारी हासिल की है। आइए इस कड़ी में हम मुस्लिम कालखंड के न्याय व्यवस्था के संदर्भ में जानते हैं। भारतीय वैधानिक इतिहास में मुस्लिम कालखंड ने एक नई शताब्दी की शुरुआत की थी। अरब वे पहले मुसलमान थे जो भारत में आए थे। वे 8वीं शताब्दी में आए और मालाबार के समुद्री किनारों तथा सिंध में बस गए। अरब ने पर्सियों, अफ़गानों और तुर्कों पर विजय प्राप्त की और उनको इस्लाम बनाया, और वे अफ़गानी और तुर्क थे जिन्हें भारत में खुला छोड़ दिया गया। यद्यपि पैगंबर मोहम्मद ने अप्रकोपित आक्रमणों का प्रतिषेध किया, गजनियों और गोरियों ने सोने की आसक्ति से अनुप्राणित होकर और इस्लाम के प्रसार के बहाने से हिंदुओं पर आसान विजय प्राप्त कर ली, जो अपनी आराम तलबी, अय्याशी और आंतरिक मतभेद से कमज़ोर हो गए थे। जिस तरह जर्मन के हंस और गोत्स के बर्बरता के समक्ष रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, उसी तरह हिंदू साम्राज्यों का एशिया के अफ़गानों और तुर्कों की बर्बरता के समक्ष पतन हो गया था। कुछ विरोधों के बावजूद भी कुछ समय के बाद दोनों संस्कृतियां मिलकर एक हो जाती। कबीर जैसे संतों ने ऐसी एकता के लिए कठोर प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से दृश्य पटल पर अंग्रेज आ गए। स्वयं के विकास के लिए अपने आप को व्यापारी के रूप में स्थापित कर देने और सत्ता को अर्जित कर लेने के लिए, और सत्ता को अर्जित करने के बाद सबको शासकों की भांति समेकित करने तथा मजबूती के साथ दिल्ली के लाल किले में बैठ जाने के लिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के मृतप्राय विरोध की चिंगारी में हवा देकर उसे धधकती ज्वाला में परिवर्तित कर दिया। जब तक वे भारत में रुके रहे, वे यही कार्य करते रहे, और यहाँ तक कि भारत को छोड़कर जाते समय भी उन्होंने सोच विचार कर इस देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया, ताकि यह उपमहाद्वीप राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाए। यह प्रक्रिया अब भी उसी तरह से तथाकथित सभ्य देशों द्वारा निरंतर चल रही है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि संक्षेप में यह जाना जाए कि हिंदू साम्राज्यों के पतन के मुख्य कारण क्या थे। साथ ही मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था, उनके राजनैतिक सिद्धांत और उनकी धार्मिक दार्शनिकता का भी अध्ययन किया जाए। 11वीं शताब्दी के अंत और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ ही हिंदू कालखंड का पतन प्रारंभ हो चला था। स्थानीय हिंदू राजाओं पर तुर्की मूल वंश के विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण किया गया और उनको पराजित कर दिया गया। धीरे धीरे पुराने हिंदू साम्राज्य विघटित हो गए। इस कालखंड का राजनीतिक इतिहास अपनी सर्वोच्चता के लिए कुछ शक्तिशाली राजाओं के बीच निरंतर संघर्ष से भरा हुआ है। एक दूसरे के साथ विवाद करने वाले राज्यों के बीच पारस्परिक अविश्वास का एक ऐसा भयानक वातावरण तैयार हो चुका था, जिसने सबके सामान्य दुश्मन के विरुद्ध उन सबको राजनैतिक रूप से एकजुट होने से निवारित कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे समय देश का आर्थिक और सैनिक संसाधन टुकड़ों टुकड़ों में विखंडित होने लगा, जब राष्ट्र को विदेशी आक्रमण से बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा था। देश में एक ऐसे नेतृत्व का भी अभाव था जो कि राजनीतिक और सैनिक प्रतिभा को नियंत्रित और मार्गदर्शित करने में समर्थ होता।
और जो भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर सबको अपने सामान्य दुश्मन के विरुद्ध खड़ा कर सकता। नई स्थिति के अनुकूल अपेक्षित युद्ध कौशल अपनाने में भारतीय विफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पराजय का दंश झेलना पड़ा। भारतीय प्रशासन की वास्तविक कमजोरी उन सामंतवादी बड़े परिवारों का प्रभाव रहा है, जिनकी शक्ति और ऊंची महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप केंद्रीय सरकार के स्थायित्व में शाश्वत खतरा बना रहा। हिंदू साम्राज्यों के विनाश के प्रमुख कारणों में स्थानीय प्रमुखों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा सत्ता और धन के लिए किया गया विश्वासघात भी है। दुश्मन ने उनकी इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। गजनी और घोर के सुल्तानों की सफलता का एक मुख्य रहस्य उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले आघातकारी व्यूह कौशल था, जिसके अंतर्गत वे अचानक छापा मारते थे और उतनी तेजी के साथ वे जीत कर वापस घर लौट जाते थे। इस व्यूह कौशल के विरुद्ध भारतीय सतर्क नहीं थे। उनकी अपनी बेढंगी चाल थी। वे राजनैतिक रूप से एक नहीं थे। हिंदुओं के विरुद्ध तुर्क लोग सैन्य संचालन में प्रवीण और उत्कृष्ट थे और उनमें धार्मिक उन्माद भी था। मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था उनके मजहब पर आधारित थी। इस्लाम को 7वीं शताब्दी में प्रचलित अरबी व्यवस्था का परिष्कृत रूपांतर कहा जा सकता है। भारत में मुस्लिम शासन के पीछे जो मुख्य भावना निहित थी वह अपना स्वयं का आत्म परिरक्षण और हिंदुओं पर राजनैतिक रूप से अधिशासन स्थापित करना था। परंतु समय के प्रवाह के साथ पुरातन बाधाओं को उठा लिया गया और भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मुस्लिम राज व्यवस्था का आधार शरा, जिसे शरिया भी कहा जाता है, अथवा इस्लामिक कानून की विधिक संप्रभुता का संकल्पना है। इनका राजनैतिक सिद्धांत इस तथ्य पर जोर डालता है कि सभी मुसलमान निष्ठावानों के एक संकुलन का निर्माण करते हैं और उन सब के लिए यह आवश्यक था कि वे सब एक सुव्यवस्थित समुदाय के रूप में अपने को गहराई के साथ एकबद्ध करें। समुदाय के सभी सदस्य निष्ठावानों के समदेष्टा के रूप में खलीफा अथवा कैलिफ को निर्वाचित करते थे। यह सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य था कि वे कैलिफ के प्रति निष्ठावान बना रहे, जो कि उनका शासक भी होता था। भारत में दिल्ली के सुल्तानों को कैफीक के प्रतिनिधि के रूप में मान्य किया गया था, यद्यपि वे विशुद्ध राज प्रतिनिधि होते थे। कुरान चूंकि विशुद्ध प्राधिकार से युक्त है, अतः उससे संबंधित सभी वाद प्रतिवाद उसके निर्वाचन के इर्द गिर्द एकत्र होते गए और उसने मुस्लिम विधि अथवा शरीयत का जन्म हुआ। परंतु मुसलमानों ने भी अपने को अनेकों पंथों या संप्रदायों में पुनर्जीवित कर लिया, जिनमें से दो मुख्य संप्रदाय थे, शिया और सुन्नी। शिया मुसलमान पर्सिया में अधिशासक बन गए, जबकि भारत में तुर्क और अफगानी सुन्नी संप्रदाय के अनुयायी बन गए। अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रख्यापित किया कि इस देश में गैर मुस्लिम किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। वहीं फिरोज शाह ने अद्भुत परमता के साथ यह उद्घोषित किया कि भारत एक मुसलमान राष्ट्र है। 10वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत में और 11वीं शताब्दी के बिल्कुल प्रारंभ में तुर्की मूल वंश के मुसलमान गजनी के महमूद ने पश्चिमोत्तर से भारत में चढ़ाई की। महमूद ने पश्चिमोत्तर भारत में एक के बाद एक के क्रम में अनेकों छापे मारे, लूटपाट की, मंदिरों को नष्ट किया और हर बार अकूत धन दौलत लूट कर वापस चला गया। सन 1191 ईस्वी में
घोर के मुहम्मद ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु उसे राजपूत नायक पृथ्वीराज द्वारा, जिसने हिंदू राजाओं का नेतृत्व किया था, पराजित कर दिया। सन 1192 में घोर के मुहम्मद ने थानेश्वर में पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और दिल्ली की ओर आगे बढ़ गया। इस तरह 12वीं शताब्दी के अंत तक उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त करके उसने दिल्ली में एक मुस्लिम सल्तनत कायम कर ली। इसी के साथ साथ भारत के उपमहाद्वीप में एक नए राजनीतिक कारक के फूलने और विकसित होने की भी शुरुआत हुई। सन 1206 से लेकर 1526 तक तुर्की राजाओं ने, जिनकी संख्या 33 से कम नहीं है और जो 5 राजवंशों से संबंधित थे, दिल्ली के सिंहासन पर अपना कब्जा बनाए रखा। 1398 में तैमूर ने, जो कि मंगोल विजेता था, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था और दिल्ली की सल्तनत को समाप्त कर दिया। इस क्रम में यद्यपि उन्होंने उत्तर भारत में तो विजय प्राप्त कर ली, परंतु दक्षिण भारत उनके लिए बाधा बन गया। सन 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर नामक स्थान पर हिंदू साम्राज्य की नींव डाली गई। इसने दक्षिण भारत को मुस्लिम विस्तारवाद से संरक्षित रखा। बहमनी राजवंश के सुल्तानों ने भारत के दक्षिणी भाग में 1347 से 1587 तक शासन किया। 16वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में 2 नई बातें लाई। पहली तो यह कि मुगल जमीन के मार्ग से भारत में आए और उत्तर में अपने को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी यह कि पुर्तगाली समुद्र के रास्ते भारत में आए और उन्होंने अपने आप को दक्षिण और पश्चिम में स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। सन 1526 ईस्वी में तैमूर और चंगेज खान के उत्तराधिकारी बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली और दिल्ली की सल्तनतों का पुराना कालखंड समाप्त हो गया। मध्यकालीन मुस्लिम कालखंड के दरमियान भारत की न्याय व्यवस्था को 2 पृथक कालखंडों में विभाजित करके उनका अध्ययन किया जा सकता है, जो क्रमशः इस तरह है। पहला, दिल्ली की सल्तनत और दूसरा, मुगल कालखंड। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की सल्तनत की। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल अर्थात 1206 से लेकर 1526 तक की अवधि में जो न्यायिक तंत्र स्थापित किए गए थे, उनको समझने के लिए तत्सम विद्यमान प्रशासकीय इकाइयों का संक्षिप्त लेखा जोखा किया जाना चाहिए। सुल्तान के अधीन न्याय व्यवस्था का गठन साम्राज्य के प्रशासकीय खंडों के आधार पर किया गया था। न्यायालयों का क्रमबद्ध वर्गीकरण और क्रम निर्धारण इस प्रकार किया गया था, अर्थात साम्राज्य की राजधानी के न्यायालय, प्रांतों के न्यायालय, जिलों के न्यायालय, परगनों और ग्रामों के न्यायालय। प्रत्येक न्यायालय की शक्तियों और अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया था। सल्तनत की राजधानी में 6 न्यायालय स्थापित किए गए थे, जो इस प्रकार थे, अर्थात राजा का न्यायालय, दीवाने मुजालिम, दीवाने रिसालत, सदरे जिहान और मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय और दीवाने सियासत। राजा के न्यायालय की अध्यक्षता सुल्तान करता था और हर तरह के मामलों में मूल और अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करता था। अपील के क्षेत्र में देश का वह सर्वोच्च न्यायालय होता था। सुल्तान की मदद 2 प्रख्यात मुफ्तियों द्वारा की जाती थी, जो विधि के क्षेत्र में उच्च योग्यता से संपन्न व्यक्ति होते थे। अगर बात करें प्रांत यानी सूबों की, तो प्रत्येक सूबों में उसके मुख्यालय पर 5 न्यायालय स्थापित किए गए थे, जो कि अदालत नाजीम सुबाहू, अदालत काजी सुबाहू, नजीम सुबाहू का नेब, राज्यपाल की न्यायपीठ, दीवानी सुबाहू और सदर सुबाहू के नाम से ज्ञात थे। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर 6 न्यायालय स्थापित थे।
काजी के न्यायालय, मीर आदिलों के न्यायालय, फौजदारों के न्यायालय, सद्र न्यायालय, अपीलों के न्यायालय और कोतवालों के न्यायालय। जिला काजी का न्यायालय सभी प्रारंभिक सिविल और दंडिक मुकदमों की सुनवाई के लिए सशक्त था। प्रत्येक परगना मुख्यालय पर 2 न्यायालय स्थापित थे, अर्थात काजी परगना और कोतवाल। काजी परगना के न्यायालय को सभी सिविल और दंडिक मामलों में जिला काजी की शक्तियां प्राप्त थी, सिवाय अपीलों की सुनवाई की। मजहबी व्यवस्था से संबंधित विधि के मामले भी इसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाते थे। छोटे दंडिक मामले भी कोतवाल के समक्ष फाइल किए जाते थे। छोटे नगरों में वही प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता था। परगने कई गांवों के किसी समूह में विभाजित होते थे। गांव के ऐसे प्रत्येक समूह के लिए एक ग्राम परिषद या पंचायत होती थी, जिसमें 5 प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित होते थे और उनके द्वारा गांव के उस समूह के कार्यकारी और न्यायिक मामलों को देखा जाता था। सरपंच अथवा अध्यक्ष की नियुक्ति नाजिम अथवा फौजदार द्वारा होती थी। पंचायतों द्वारा विशुद्ध स्थानीय प्रकृति के सिविल और दंडिक मामलों को विनिश्चित किया जाता था। सुल्तानों के कालखंड में न्यायाधीशों की नियुक्ति सुल्तान द्वारा निष्पक्षता के साथ की जाती थी। अपने साम्राज्य में विद्वानों में से सर्वाधिक गुणी व्यक्ति को सुल्तान मुख्य न्यायाधीश काजी उल कुज़त के रूप में नियुक्त करता था। जब कोई अलोकप्रिय और भ्रष्ट व्यक्ति काजी के रूप में नियुक्त हो जाता था, तब जनता की नाराजगी प्रायः प्रकट होती रहती थी। संदेहप्रदशील के व्यक्तियों को उनके न्यायिक पदों से हटा दिया जाता था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुगल कालखंड की। भारत में मुगल कालखंड का प्रारंभ 1526 से होता है, जब बाबर ने दिल्ली के अंतिम सुल्तान लोदी पर विजय प्राप्त की थी। उसका पुत्र हुमायूं यद्यपि सन 1540 ईस्वी में शेर शाह को अपना साम्राज्य खो बैठा था, परंतु जुलाई 1555 ईस्वी में उसने शेर शाह के वंशजों को पराजित करके उसे पुनः वापस प्राप्त किया। मुगल साम्राज्य 1555 से लेकर 1750 तक निरंतर बना रहा। मुगल कालखंड के दरमियान बादशाह को न्याय का झरना समझा जाता था। बादशाह ने यह देखने के लिए कि न्याय को ठीक ढंग से प्रशासित किया जा रहा है, न्याय का एक पृथक विभाग महकमा-ए अदालत सृष्ट कर रखा था। न्यायालयों का एक व्यवस्थित क्रम निर्धारण किया गया था और उसके पीठासीन न्यायाधीशों की शक्तियों को अच्छी तरह परिभाषित कर दिया गया था। यह व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में व्याप्त थी। भारत में दिल्ली को मुगल बादशाहों की राजधानी बनाया गया था और वह 3 महत्वपूर्ण न्यायालय स्थापित किए गए। बादशाह का न्यायालय साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायालय था और स्वयं बादशाह उनकी अध्यक्षता करता था। अपीलों को सुनने के लिए बादशाह एक ऐसी न्यायपीठ की अध्यक्षता करता था जिसमें मुख्य न्यायाधीश काजी उल वज़त और मुख्य न्यायाधीश की अदालत के काजीगण सम्मिलित होते थे। जनता को इस बात की अनुमति दी गई कि वह निष्पक्ष निर्णय प्राप्त करने के लिए बादशाह के न्यायालय में प्रतिनिधित्व और अपील कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी। उसको बादशाह के बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता था, जो न्यायपालिका में सर्वोच्च पद धारण करता था। मुख्य राजस्व न्यायालय तीसरा महत्वपूर्ण न्यायालय था, जिसे दिल्ली में स्थापित किया गया था। राजस्व के मुकदमों को विनिश्चित करने के लिए वह अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। इस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी दीवान-ए-आला होता था। प्रत्येक प्रांत में 3 न्यायालय होते हैं, अर्थात गवर्नर का अपना न्यायालय और उसकी न्यायपीठ, मुख्य अपील न्यायालय और मुख्य राजस्व न्यायालय। प्रत्येक जिले में 4 न्यायालय थे। जिले का मुख्य सिविल और दंडिक न्यायालय, फौजदारी अदालत, कोतवाली और अलमगुजारी कचहरी। प्रत्येक परगने में अदालत परगना
कोतवाली और कचहरी नामक 3 न्यायालय होते थे। गांव सबसे छोटा प्रशासकीय इकाई होता था। प्राचीन काल से ही ग्राम परिषदें छोटे छोटे सभी प्रकार के सिविल और दंडीक मामलों को देखने के लिए अधिकृत थीं। साधारण तौर पर पंचायतों की बैठकें सार्वजनिक स्थानों पर हुआ करती थीं और 5 पंच उसमें पीठासीन होते थे, जिन्हें ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित किया जाता था। वकीलों की संस्था के बारे में बात करें तो न्यायालय के समक्ष वादकारियों का प्रतिनिधित्व विधि के व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था, जिन्हें जनता वकीलों के नाम से जानती थी। इस तरह यह स्पष्ट है कि मध्यकालीन मुस्लिम कालखंड के दरमियान विधि का व्यवसाय विकसित हुआ। यद्यपि उस समय आज जैसी वकीलों की संस्था विधिज्ञ परिषद यानी बार एसोसिएशन नहीं थी, फिर भी न्याय प्रशासन के क्षेत्र में वकीलों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। मुस्लिम कालखंड में न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 मुस्लिम संहिताओं द्वारा विनियमित होती थी, जिनके नाम थे फिक़्ह फिरोजशाही और फतवाए आलमगीरी। सिविल मामलों में वादी न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र फाइल करता था। वाद पत्र में अभिकथित प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा बुलाकर दावे को स्वीकार या इनकार करने के लिए कहा जाता था। जहां प्रतिवादी द्वारा दावे का इनकार किया जाता था, वहां न्यायालय विवादक यानी इशू विचलित करता था और वादी से यह कहता था कि वह अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे। प्रतिवादी को भी अपने साक्षियों की मदद से अपने मामले को साबित करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाता था। मुगल कालखंड में मुख्य न्यायाधीश यानी काजी उल कुज्जत और उच्चतर स्तर के अन्य न्यायाधीशों को सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। कभी कभी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को सुप्रसिद्ध वकीलों में से सीधे नियुक्त कर दिया जाता था। मुस्लिम कालखंडों में सभी सुल्तानों और मुगल बादशाहों द्वारा इस्लाम विधि अथवा शारा का पालन किया जाता था। शारा का आधार वे सिद्धांत हैं जो कुरान द्वारा प्रतिपादित हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत 3 तरह के दंड मान्य किए गए थे और वे थे हदद, ताज़ीर और किसास। हदद चोरी, लूट, वैश्यागमन, जिना, धर्म भ्रंश, मानहानि। ऐसे अपराधों के लिए हदद एक निश्चित दंड की व्यवस्था करता था, जैसा कि इस्लाम के कानून शारा में निर्धारित हो। ताज़ीर यह एक अन्य प्रकार का दंड था जिसका तात्पर्य प्रतिषेध था और यह ऐसे उन सभी अपराधों के संबंध में लागू होता था जो कि हदद के अधीन नहीं आते थे। इसमें सिक्कों का कूटकरण, जुआबाजी, क्षति कारित करना, छोटी मोटी चोरी करना ऐसे अपराध सम्मिलित थे। ताज़ीर के अधीन न्यायालय अपराधियों को दंडित करने के लिए नए तरीकों को खोज निकालने के लिए स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए जीभ काट लेना, सूली पर चढ़ाना इत्यादि। किसास अथवा रक्त जुर्माने का अधिरोपण मानव वध संबंधित अपराधों से किसास अथवा रक्त जुर्माने का अधिरोपण मानव वध संबंधित अपराधों में किया जाता था। यह एक तरह की रक्त धनराशि थी जिसका भुगतान उस व्यक्ति को करना होता था जिसने किसी अन्य व्यक्ति को मार डाला हो, यदि हत्यारे को दोष सिद्ध हो गया हो, परंतु उसको अपने अपराध के लिए मृत्यु से दंडादिष्ट न किया गया। न्यायालय के अवमान को एक गंभीर अपराध माना जाता था और मुस्लिम कालखंड में उसको कठोरता के साथ दंडित किया जाता था। अगर मुगल बादशाह अकबर की नीतियों की बात करें तो उसने एक सामान्य नागरिकता और सभी के लिए एक समान
न्याय व्यवस्था को लागू किया। इसके अतिरिक्त उसने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाना प्रतिषिद्ध कर दिया। हिंदू मंत्रियों पर कर और जिजिया कर उसको भी समाप्त कर दिया। गुलामी का निषेध किया। इस्लाम अथवा पैगंबर मोहम्मद की आलोचना पर मृत्युदंड की शास्ति को समाप्त किया। जबरदस्ती सती होने की प्रथा का निषेध किया। मुसलमानों के लिए एक विवाह करने का आदेश जारी किया गया जब तक कि प्रथम पत्नी बंध्य न हो। बाल विवाह और चचेरे भाई बहनों और नज़दीकी रिश्तेदारों के बीच विवाह का निषेध किया। तथापि उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी नीतियों को समाप्त हो जाने दिया गया और करों को फिर से अधिरोपित कर दिया गया। गैर मुसलमानों को पूरी नागरिकता का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। गैर मुसलमानों से विधि के समक्ष मुसलमानों जैसा बर्ताव नहीं किया जाता था और उनको जिम्मिस कहकर पुकारा जाता था। न्यायालयों में मुसलमानों के विरुद्ध उनका साक्ष्य ग्राह्य नहीं था। उन्हें उन अधिकारों और विशेषाधिकारों के उपभोग का अधिकार नहीं था जिनका मुसलमानों को था। उन्हें एक अतिरिक्त कर का भुगतान करना पड़ता था जिसे जिज्या कर कहा जाता था। जहाँ तक अन्य साधारण करों का संबंध है, वह उस दर से 2 गुना अधिक दर से गैर मुसलमानों को देना पड़ता था जो कि मुसलमानों को देना पड़ता था। जिस समय महान मुगल दिल्ली में शासन कर रहे थे, उस समय भारतीय दृश्य पटल पर एक ऐसी घटना उभर कर सामने आई जो कि विश्व के इतिहास में लगभग अद्वितीय सी थी। पुर्तगाली अधिशासन के एक संक्षिप्त उपाख्यान के बाद अटलांटिक में इंग्लैंड के सुदूर द्वीप से किए गए दुस्साहसपूर्ण उद्यम से परिणाम स्वरूप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, जो भारत में एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में आई। उसके पास व्यापार के प्रयोजनों के लिए कुछ प्रभुसत्ता संपन्न परमाधिकार उपलब्ध थे और उसी का प्रयोग करके उसने अपने को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय में परिवर्तित कर लिया और उसकी प्रभुसत्ता के लिए व्यापार तो एक बहाना मात्र था। उसमें से कुछ लोग जिन्हें इंग्लैंड से भारत के भाग्य को बदलने के लिए भेजा गया था, ऊंचे हेतुकों से प्रेरित थे, जबकि अन्य लोग निश्चित रूप से भारतीय हितों के प्रति वैर भाव से प्रेरित थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।